हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर आशीष सचान और आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है एसिड रिफ्लक्स और जीईआरडी। तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स होता है। काफ़ी समय से उनको फूड पाइप में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, इसके अलावा एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और आज का डिस्कशन इस पे रहेगा कि क्यों पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, क्या बेसिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको नेचुरली रिलीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेली पीपीआई खाना, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स कहते हैं कि वो डेली बेसिस पे सुबह खाली पेट वाली दवाई खाते हैं, चाहे वो रेंटेक है, चाहे वो अ, पेंटोसिड है, सायरा-डी है। सारे पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि वो पिछले 3 साल से ये दवाई खा रहे हैं, 5 साल से दवाई खा रहे हैं। जिस भी दिन वो ये दवाई छोड़ते हैं, उनको एसिड रिफ्लक्स होने लगता है और उनको जलन होने लगती है, डकारें आने लगती हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये दवाइयाँ सेफ़ नहीं हैं। अगर कोई इंसान इन्हें 1 हफ़्ते खा रहा है, 2 हफ़्ते खा रहा है, महीने, डेढ़ महीने तक खा रहा है, तो फिर भी सेफ़ हैं। मगर अगर आप सालों-साल इनको डेली बेसिस पे खाते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। जैसे कि खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरियो की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन में वीकनेस डेवलप हो जाती है कई लोगों को। इसके अलावा न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर वगैरह भी इससे और किडनी डैमेज भी इससे लिंक्ड है, ऐसा अभी रिसेंटली स्टडीज़ में प्रूव हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म इस तरीके की दवाएँ खाना सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए इसको सबसे पहले कोशिश करनी है नेचुरली ठीक करने की। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों डेवलप होती है। तो नॉर्मली जो भी हम खाना खाते हैं, वो हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में वो खाना पहले डाइजेस्ट होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है और उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो भी एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है, वो खाना डाइजेस्ट करता है और ईसोफेगस में ऊपर की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि एक लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो कि फूड पाइप यानी ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। तो जब भी स्टमक एसिड अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो उससे स्टमक से ये सिग्नल जाता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के लिए कि वो क्लोज्ड रहे, जिससे कि पेशेंट्स को एसिड ईसोफेगस में नहीं जा पाए और उनको ये जलन और बाकी चीज़ें डेवलप ना हो। अगर किसी वजह से पेशेंट का एसिड प्रोडक्शन कम है, यानी कि उनको जो स्टमक में एसिड है वो कम बन रहा है, तो उससे ये होता है कि उनका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता है, जो सिग्नलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और इस वजह से जो भी स्टमक में फूड है या जो भी स्टमक में कंटेंट है, वो रिफ्लक्स होता है, ऊपर फूड पाइप में जाता है और उससे पेशेंट्स को ये सारे सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को जो भी रिफ्लक्स हो रहा है या एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या जीईआरडी हो रहा है, उसकी मेन वजह बहुत ज़्यादा एसिड बनना नहीं है, उसकी मेन वजह एसिड का कम बनना है, जिसकी वजह से यह स्फिंक्टर खुला हुआ रहता है और बार-बार रिफ्लक्स होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है, इसीलिए लॉन्ग टर्म ये पीपीआईज़ लेना बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं माना जाता है और इससे फाइनली पेशेंट का परमानेंट रिलीफ भी नहीं मिलता है। जब तक वो दवाई खाते हैं तब तक उन्हें रिलीफ मिलता है, क्योंकि प्राइमरी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए ये दवाई खाई जा रही है। क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरली करी जा सकती हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम कम बने या धीरे-धीरे पूरी तरह ख़त्म हो जाए? तो सबसे पहले हमें ये जो बेसिक चीज़ें हैं, उस पे ध्यान देना है कि अगर ओबेसिटी है, तो वेट कम करना है। उस वेट ज़्यादा होने की वजह से पेट का जो प्रेशर है, वो काफ़ी हाई रहता है और उससे रिफ्लक्स होता है। दूसरी चीज़ है, स्मोकिंग बंद करनी है। तीसरी चीज़, जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, कपड़े हैं वो थोड़े ढीले होने चाहिए, उससे भी पेट का प्रेशर
कम होता है। और इसके अलावा रात का खाना कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। भरे पेट अगर हम इमीडिएटली सोएँगे या आधे घंटे बाद सो जाएँगे, तो रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो बेड का हेड एंड है, उसे ऊँचा करना चाहिए। तो उसको अगर 20 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर की तरफ रखते हैं, तो भी रिफ्लक्स कम होता है। तो इसके लिए हमें ऊँची तकिया नहीं लगानी है, पिल्लो ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिए, उससे बल्कि और ज़्यादा रिफ्लक्स होता है, पेट का प्रेशर बढ़ता है। तो इसके लिए बेड का हेड एंड ऊपर करना है। तो या तो बेड के जो पीछे वाले दोनों पैर हैं, उसके नीचे कुछ वुडन ब्लॉक्स वगैरह लगा सकते हैं, या जो गद्दा है, जो मैट्रेस है, उसके नीचे एक वेज लगा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा-सा हेड एंड एलिवेट हो जाए और उससे ये रिफ्लक्स काफ़ी हद तक प्रिवेंट होता है। और करवट प्रेफ़रेबली लेफ़्ट साइड करके सोना चाहिए, उससे भी रिफ्लक्स काफ़ी प्रिवेंट होता है, क्योंकि जो स्टमक है वो हमारा लेफ़्ट साइड में होता है, और अगर लेफ़्ट साइड करवट करके सोते हैं, तो स्टमक पे प्रेशर कम पड़ता है, नीचे की तरफ जो भी स्टमक का कंटेंट है वो बेटर ड्रेन कर पाता है और रिफ्लक्स कम हो जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। इसके अलावा और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं जिनको हम कर सकते हैं? तो सबसे कॉमन चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है सेब का सिरका होता है, उससे ये होता है कि वो एसिडिक होता है, उससे हमारा जो जब भी हम उसे लेंगे तो उससे स्टमक का जो एसिड है या जो स्टमक का पीएच है वो रेगुलेट होगा। एप्पल साइडर विनेगर का इंट्रिंसिक पीएच जो है वो 2.5 होता है। उससे हमारा स्टमक का पीएच बेटर हो जाएगा और रिफ्लक्स भी कम होगा। तो जो बेस्ट तरीका है एप्पल साइडर विनेगर लेने का, वो ये है कि 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर 1 ग्लास पानी में मिलाया और उसको स्ट्रॉ से सुबह और शाम पिया। यह बेस्ट तरीका है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर की गमीज़ भी आती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, उनको भी लिया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड सप्लीमेंट है वो है बीटाइन हाइड्रोक्लोराइड। उससे भी वो बीटाइन हाइड्रोक्लोराइड बेसिकली जैसे हमारा स्टमक का हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है जो स्टमक प्रोड्यूस करता है, बीटाइन हाइड्रोक्लोराइड में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एसिड है, तो उसको अगर हम लेते हैं तो हमारा स्टमक का पीएच रेगुलेट होता है और उससे भी यह रिफ्लक्स प्रिवेंट होता है। तीसरी चीज़ है सॉल्ट। तो अगर हम नमक कंज़्यूम कर लेते हैं, जब भी हमें लग रहा है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो हम नमक कंज़्यूम कर लें थोड़ा-सा भी, तो प्रेफ़रेबली रॉक सॉल्ट कंज़्यूम करें, तो उससे भी रिफ्लक्स काफ़ी बेटर। चौथी चीज़ है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर किसी इंसान को स्टमक का एसिड प्रोडक्शन कम हो गया है, तो उनकी धीरे-धीरे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है और उसकी वजह से उनको आईबीएस के सिम्पटम्स या फिर ब्लोटिंग के सिम्पटम्स भी डेवलप होने लगते हैं। तो इसीलिए उनको प्रोबायोटिक्स कंज़्यूम करनी चाहिए, जिससे कि पूरा ओवरऑल बॉडी इम्प्रूव होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है वो भी कम होती है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। पाँचवीं चीज़ है जो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फैक्टर है जिससे हमारा एसिड रिफ्लक्स होता है। स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो कि एसिड रिफ्लक्स के साथ और इंडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो यह प्रूव हो चुका है कि ब्रेन और इंटेस्टाइन का कोरिलेशन होता है आपस में, एक ब्रेन गट एक्सिस होता है। तो जब भी हमें किसी तरह का स्ट्रेस होता है, एंग्जायटी होती है, डिप्रेशन होता है, इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं, तो उससे हमारी इंटेस्टाइन गड़बड़ हो जाती है। इंटेस्टाइन्स में जो भी केमिकल्स ब्रेन से निकलते हैं वो एक्ट करते हैं और उससे जो है हमारी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है और उससे हमारा जो है डाइजेशन खराब होता है। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। इसके लिए हमें मिनरल्स और विटामिन्स लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल डेफिशिएंसी से भी ये स्ट्रेस होता है डेवलप। इसके अलावा हमें अगर कुछ ट्रैंक्विलाइज़र्स या कुछ मेडिसिन्स माइंड को कंट्रोल करने के लिए भी लेनी है, या हमें किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ये भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ स्ट्रेस से भी इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और ये एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
एकदम से अगर ये सारी चीज़ें करेंगे और अपनी दवाई बंद कर देंगे, तो भी हो सकता है आपको एसिड रिफ्लक्स हो। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपना ये सारी चीज़ें स्टार्ट करें, वेट लॉस करना स्टार्ट करें, स्मोकिंग बंद करें और इसके अलावा स्ट्रेस पे कंट्रोल करें, प्रोबायोटिक्स लें, एप्पल साइडर विनेगर लें, हेड एंड ऊपर की तरफ करें, बेड का लेफ्ट साइड को करवट करके सोएँ। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ, थोड़ी-सी मील की क्वांटिटी कम रखें और रात को 2-3 घंटे पहले सोने से 2-3 घंटे पहले अपना खाना खाएँ और इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स कंज़्यूम करें। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है, तो बीटाइन हाइड्रोक्लोराइड या इस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाले कैप्सूल्स आप कंज़्यूम कर सकते हैं। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ केसेज़ में एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस या कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्पटम्स फिर भी परसिस्ट कर रहे हों। तो ऐसे केसेज़ में उसके लिए पहले ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक बार वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, फिर इन सब चीज़ों को करके पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है और लॉन्ग टर्म दवाई खाने की, ज़िंदगी भर दवाई खाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है और लॉन्ग टर्म पीपीआईज़ का या लॉन्ग टर्म पेंटोसाइड, रेंटेक, ज़ेंटेक इन सब चीज़ों का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसको नहीं लेना चाहिए और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।